चलिए देखते हैं। द मैन whom we feared we had injured proved to be unharmed। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि who होगा या whom होगा, तो चलिए पता करते हैं वही प्रोसेस से। तो सबसे पहला वाला वर्ड देखेंगे जो एंटीसीडेंट है इस रिलेटिव प्रोनाउन का, द मैन। तो द मैन दोस्तों ये एंटीसीडेंट है, लेकिन सेंटेंस का पहला वर्ड है, यानी नाउन ये पहला है, तो ये हर हाल में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट है तो इसको एक वर्ब देना होगा, यानी द मैन के लिए कोई ना कोई वर्ब आई होगी क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अब ये दोनों का नमस्कार, दिस इज आलोक राज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ट। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कि रिलेटिव प्रोनाउन, हालांकि रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन था और इस वीडियो में मैं उससे अब आगे चलने वाला हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन में आज इस वीडियो में सीखेंगे हु, हुम, हुज का प्रयोग कैसे एंड कहां किया जाता है सेंटेंस में। इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताने वाला दोस्तों। और ये भी बता दूं आपको कि एग्जामिनेशन में जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देखते होंगे अक्सर हु एंड हुम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर जहां रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन देंगे तो हमेशा हु एंड हुम से कंफ्यूज करके आपके सामने क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मैं गारंटी के साथ आज मैं बता रहा हूं, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो आज के बाद से कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेंटेंस में हु कहां लिखें एंड हुम कहां लिखें। ठीक है, आज केवल इस वीडियो में हु, हुम एंड हुज की चर्चा करूंगा दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन के अपने अपने सब्जेक्टिव केस होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, सब्जेक्टिव केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड एक पॉजिटिव केस होते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जैसे कि आप देखते होंगे सब्जेक्ट के रूप में हम आई लिखते हैं एंड उसी को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना हो तो हमें मी लिखना होता है। एंड पॉजिटिव केस में अगर लिखना हो तो माई या फिर माइन देना होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखें वी का तो बी सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं लिखेंगे। अगर इसी को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना हो तो हमें लिखना पड़ता है अस। एंड इसे पॉजिटिव केस में लिखना हो तो इसे आवर एंड आवर्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो उसी तरीके से मैं बता देना चाहता हूं कि हु, हुम, हुज भी ये एक केस है। जी हाँ, हु जो है सब्जेक्टिव केस में आते हैं एंड हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस एंड हुज जो है पॉजिटिव केस में। यानी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, हुम जो है ऑब्जेक्ट का काम करते हैं एंड हु जो है पॉजिटिव केस का काम करते हैं। ठीक है, और ये भी पता है कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आएंगे तो सब्जेक्ट अपने लिए एक वर्ब लाते हैं एंड ये ऑब्जेक्ट अगर आएंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए कोई वर्ब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड पॉजिटिव केस हमेशा ध्यान रखते हैं कि पॉजिटिव केस जब आते हैं तो किसी न किसी चीज पे वो अधिकार शो करते हैं। अधिकार की बात हो तब पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इतना तो पॉइंट क्लियर ही होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि हु, हुम, हुज कि इसका इस्तेमाल सेंटेंस में हम लोग किसके लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं तो ध्यान देंगे कि हु, हुम एंड हुज का प्रयोग जब भी करेंगे, देखेंगे ये तीनों का तीनों रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन है तो किसी न किसी से रिलेशन दिखाएगा, किसी न किसी से रिलेशन दिखाएगा। तो ध्यान ये रखना है जिससे रिलेशन दिखाएगा वो हमेशा मानव होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? मानव होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई ह्यूमन होना चाहिए, कोई वस्तु या फिर एनिमल या वर्ड नहीं होना चाहिए। जब भी आएगा हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग, हुज का प्रयोग जब भी करोगे सेंटेंस में तो वो मानव के लिए होगा, यानी जिससे ये रिलेशन जोड़ेगा वो व्यक्ति होगा, मानव होगा दोस्तों। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। और एक छोटा सा टेक्निकल वर्ड आपको बता देता हूं कि जब भी ये जिससे रिलेशन जोड़ता है उसे क्या करते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आया, जैसे सेंटेंस में हु लिखे हैं तो हु जिसके लिए आ रहा है, ये किसके लिए आएगा? जिसके लिए आएगा वो ठीक इसके पहले लिखा जाएगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन जरूरी नहीं कि यहाँ हु हो, हु के जगह पर हुम भी हो सकता है, हुज भी हो सकता है, दैट, विच, एज कुछ भी हो,
जो रिलेटिव प्रोनाउन केवल होना चाहिए। अगर यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला शब्द जो आएंगे दोस्तों, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीसीडेंट। इस चीज को आप लोग याद रखोगे। एंटीसीडेंट स्पेलिंग देख ले, ANTECEDENT। एंटीसीडेंट कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाले शब्द को कहते हैं एंटीसीडेंट। और ये एंटीसीडेंट होता क्या है? तो ये एंटीसीडेंट वही शब्द है जिससे रिलेटिव प्रोनाउन अपना रिलेशन जोड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, द बॉय हु हेल्प्ड यू इज माई स्टूडेंट। ठीक है, बोल रहा वह लड़का, कौन लड़का नहीं पता, वह लड़का जिसने तुम्हारी मदद की। यहां बोल रहा है जिसने, यहां रिलेटिव प्रोनाउन है ये हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो बोल रहा है जिसने तुम्हारी मदद की। तो जिसने, किसने, किससे रिलेशन जोड़ रहा है? कह रहा वो लड़का जिसने तुम्हारी मदद की मेरा विद्यार्थी है। तो बोल रहा है वो जिसने तुम्हारी मदद की। तो जिसने किसको इंडिकेट कर रहा है? ऑफ कोर्स इस लड़की को। यानी हु जो है रिलेशन जोड़ रहा है आगे अपने ठीक पहले वाला शब्द से। हमेशा ध्यान रखेंगे कि हु जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे तो वो रिलेशन अपने ठीक पहले वाला शब्द से जोड़ेंगे। तो यानी हु किसके लिए आ रहा है दोस्तों? बॉय के लिए। तो मैंने क्या बताया था कि हु जब भी आएंगे तो मानव के लिए आएंगे। तो ध्यान रखना है कि हु है या हुम हो या हुज हो, इसका पहले वाला शब्द जिसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसे क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो ये एंटीसीडेंट हमेशा मानव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानव होना चाहिए, राइट। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला शब्द जिसे रिलेशन जोड़ा जा रहा है वो से कहते हैं एंटीसीडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसे देख ले दोस्तों, आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब बात आती है कि हु एंड हुम जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो मानव के लिए आते हैं, इससे रिलेटेड अक्सर कंफ्यूजिंग सेंटेंस आपके सामने दिया जाता है। तो ये दोनों से रिलेटेड मैं आज पॉइंट को क्लियर कर देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हु एंड होम। हु एंड होम में क्या डिफरेंस है? जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था कि हु जो है, हु है सब्जेक्ट। हु क्या होता है? एक सब्जेक्ट। यानी हु का प्रयोग होगा तो इसे सब्जेक्ट मानेंगे, एंड हुम का प्रयोग होगा तो इसे आप ऑब्जेक्ट मानोगे। ठीक है, तो ये भी हमें पता है दोस्तों कि अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट के रूप में कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो अगर आए तो आप इसे समझते हो। क्या समझते हो? ये सब्जेक्ट अगर है, कोई भी समझना, कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इसके लिए एक न एक वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? एक वर्ब की। अगर कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां ध्यान रखेंगे, नो वर्ब। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आते हैं तो उसके लिए हम कोई भी वर्ब नहीं देते हैं, राइट। तो यहां पर देखेंगे हु है सब्जेक्ट, तो यानी सेंटेंस में हु लिखा जाएगा तो उसके लिए एक वर्ब आपको देना होगा। अगर सेंटेंस में हुम लिखा होगा तो ध्यान रखना है कि हुम के लिए कोई भी वर्ब ना आए। अगर हुम के लिए कोई वर्ब आया है तो इसका मतलब हुम नहीं, वहां हु लिखा जाएगा। ठीक है, समझेंगे, क्योंकि हुम एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए कोई वर्ब देना नहीं है। हु एक सब्जेक्ट है तो हु के लिए कोई ना कोई वर्ब देना होगा। अब दूसरा पॉइंट नोट करेंगे। अब दोस्तों आप समझेंगे कि सेंटेंस में जब रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, सेंटेंस में जैसे कि मैंने बताया कि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे तो उसका एक एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। तो ध्यान ये देना है कि अगर एंटीसीडेंट भी अगर सब्जेक्ट हो, क्या हो? एंटीसीडेंट भी अगर सब्जेक्ट हो तो उसके लिए एंटीसीडेंट के लिए भी वर्ब देना होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि मैंने लिखा दोस्तों, द बॉय हु हेल्प्ड यू इज माई ब्रदर। अब यहां समझेंगे,
द बॉय हु हेल्प्ड यू इज माई ब्रदर। अब यहां देखेंगे हु का प्रयोग हुआ है, तो हु के लिए कोई ना कोई वर्ब आया है। तो कौन सा वर्ब आया है? हेल्प्ड। हेल्प्ड के वर्ब है दोस्तों, ठीक है, सेकेंड फॉर्म में है, वर्ब है। अब दूसरा देखेंगे बॉय। बॉय क्योंकि ये बॉय जो है नाउन है, नाउन या प्रोनाउन को भी सबसे स्टार्टिंग, अगर सेंटेंस का सबसे स्टार्टिंग वर्ड है तो वो जनरली सब्जेक्ट होते हैं। तो ये बॉय भी क्या है दोस्तों, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग शब्द है तो पॉसिबिलिटी 100% होगी, पॉसिबिलिटी नहीं है 100% आपको समझना है कि ये एक सब्जेक्ट है। और जब ये सब्जेक्ट होगा तो इसके लिए कोई ना कोई वर्ब आया होगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया सेंटेंस में जब भी सब्जेक्ट आएंगे तो उसको वर्ब देना होगा। तो एक सब्जेक्ट ये है, क्योंकि बॉय सबसे स्टार्टिंग शब्द है तो इसे आप सब्जेक्ट मानोगे, इसके लिए एक वर्ब दोगे, ठीक है। हु का प्रयोग मैंने किया है, इसका मतलब हु के लिए भी वर्ब आएगा, तो हु के लिए तुरंत बाद वर्ब आ गया है। एंड बॉय के लिए देखेंगे यहां पर एक वर्ब दिया गया है, इज, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि सेंटेंस में जितना सब्जेक्ट होगा उतना वर्ब देंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट होंगे तो उसके लिए वर्ब देंगे, एंटीसीडेंट के रूप में कोई सब्जेक्ट आए हैं तो उसके लिए एक वर्ब देंगे, और कोई रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आए हैं तो उसके लिए भी वर्ब देंगे। तो हु सब्जेक्टिव केस है तो इसके लिए वर्ब देंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी ये इजी लेवल का आपको क्लियर ये समझ में आ रहा होगा या पहले से जानते ही होंगे। लेकिन इसके बाद मैं धीरे धीरे जो एग्जाम्पल देने वाला हूं वो काफी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सबके सब कंफ्यूज हो जाएंगे, जो अच्छे तरीके से पढ़े वो आंसर तो जरूर दे पाएंगे। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, इसके बाद एडवांस लेवल का मैं क्वेश्चन दूंगा, जहां पर बढ़िया से बढ़िया लोग जो है, बढ़िया से बढ़िया विद्यार्थी जो है वो वहां पर अटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हु लिखे या होम लिखे। आपके सामने आएंगे थोड़ी देर के बाद, बट बने रहिए। अभी आपने समझा कि बॉय भी सब्जेक्ट था, इसके लिए यहाँ वर्ब आया है। हु सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए यहाँ इसके लिए वर्ब आया है। सेंटेंस में जितना भी सब्जेक्ट होगा उतना वर्ब होगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय whom I helped is your son। अब समझेंगे यहां दोस्तों, यहां बोला है द बॉय, वो लड़का जिसे मैंने मदद किया, वो लड़का जिसे मैंने मदद किया तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लड़का है। अब यहां देखेंगे कि यहां पर बॉय क्या है, सबसे स्टार्टिंग शब्द है, ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट होगा, और जब सब्जेक्ट होगा तो इसके लिए कोई ना कोई वर्ब आया होगा। तब बताए बॉय, यहां देखेंगे यू इज योर सन, है ना, इज योर सन, तो कौन तुम्हारा बेटा है, तो बॉय के बारे में बोला जा रहा है। तो ये इज जो है वर्ब, वर्ब ऑफ कोर्स किसके लिए आया होगा, इस बॉय के लिए आया होगा, ठीक है। इज इसके लिए आया, किसके लिए आया होगा, बॉय के लिए। बॉय सब्जेक्ट है तो इसको एक वर्ब देना होगा, तो इज मैंने बॉय को दे दिया। अब देखते हैं आगे, होम है तो होम के लिए कोई वर्ब आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि होम जो है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट के लिए कोई वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी होम को कोई वर्ब नहीं देना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हेल्प्ड भी तो वर्ब है ना, लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे हेल्प्ड वर्ब है, बिल्कुल है, लेकिन इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी आई है। आई क्या है, आई को हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं ना, ये सब्जेक्टिव केस में, अगर पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं दोस्तों तो आपको पता होगा कि आई सब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में मी होता है, राइट। तो आई जो है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जब ये सब्जेक्ट हो गया है तो इसके लिए एक वर्ब आएगा ना, तो हेल्प्ड आई के लिए आया है, ना कि होम के लिए। तो इसका मतलब पॉइंट क्लियर है कि सेंटेंस में जितना सब्जेक्ट उतना वर्ब, अगर रिलेटिव प्रोनाउन भी सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी वर्ब, एंटीसीडेंट सब्जेक्ट है तो उसके लिए भी वर्ब। ये पॉइंट आप लोग क्लियर रखेंगे, देखेंगे कि अब कुछ ही सेकंड में आप लोग हु एंड हुम में डिफरेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान यही रखना है कि सेंटेंस में हु एंड हुम को डिसाइड करने के लिए हमें वर्ब को फाइंड करना होगा कि वर्ब कहां कहां आया है एंड उसका सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। अगर ये चीज फाइंड कर लिए वर्ब को एंड उसके सब्जेक्ट को, तो आपको कभी इसके बाद से दिक्कत नहीं होगी कि हु एंड हुम में क्या अंतर है। ओके दोस्तों,
ये पॉइंट तो क्लियर हो गया दोस्तों कि सेंटेंस में जितना सब्जेक्ट उतना वर्ब। एंटीसीडेंट सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब, हु लिखा जाएगा तो उसके लिए भी वर्ब, हुम लिखा रहेगा तो उसके लिए वर्ब की आवश्यकता नहीं है। अब एक और पॉइंट याद कर लेंगे कि जैसे ही कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आए, रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी नहीं, अगर हु आए एंड हु के, ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है दोस्तों कि हु या हुम आप कंफ्यूज हो कि ये दोनों में से कौन होगा, तो आपको एक चीज पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर इसके तुरंत बाद कोई वर्ब आ जाए, किसके बाद, रिलेटिव प्रोनाउन, ये दोनों क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई वर्ब आया हो तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ऐसे कंडीशन में आप हमेशा हु को चूज करेंगे। ध्यान रखें, रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर वर्ब आए, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज या फिर दैट, विच, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है, बट इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं हु, हुम, हुज के बारे में। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आए तो आप हमेशा हु को चूज करोगे, हुम को कभी नहीं चूज करोगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही वर्ब आएगा। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही वर्ब आएगा, तो इसलिए हुम कभी नहीं चूज करेंगे। पहला पॉइंट हो गया है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, अगर आपको देखेंगे प्रीपोजिशन आए, क्या है, प्रीपोजिशन आए एंड प्रीपोजिशन के बाद हु लिखे या हुम लिखे, ये सोचना पड़े आपको, तो आप ऐसे कंडीशन में आप हमेशा हुम को चूज करेंगे, हु को कभी चूज नहीं करना है, ठीक है। हु को कभी चूज नहीं करना है। अगर प्रीपोजिशन लिखा हो, अब प्रीपोजिशन के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन दे रहे हैं तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हु तो सब्जेक्टिव केस है एंड हुम ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए आप हुम को चूज करोगे, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए, अब आपके सामने मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बस ये एग्जाम्पल को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। जो मैं ये 4 टेक्निक बताया हूं, एंटीसीडेंट सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब, सेंटेंस में जितना सब्जेक्ट है उस सबके लिए वर्ब, एंड रिलेटिव प्रोनाउन अगर हु आएगा तो उसके लिए वर्ब देना है, हुम आएगा तो वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड दूसरा बताया कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आए तो हमेशा हु का प्रयोग करेंगे, एंड प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन को लिखना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस वाला होगा, तो इसलिए हु, हुम में हु को ना चूज करके हुम को करेंगे, क्योंकि हुम ऑब्जेक्टिव केस है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी हुम का प्रयोग होगा। तो इन बातों को ख्याल रखें और एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करें। अभी आपके सामने आ रहा है एग्जाम्पल। आई होप दोस्तों कि आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस कर लिया है एंड आंसर भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए अब सीधा हम लोग फाइंड करते हैं कि कहाँ हु होगा एंड कहाँ हुम होगा, राइट। तो देखिए द टीचर हु टीचेस, अच्छा यहाँ पर हु एंड हुम दोनों होना चाहिए क्योंकि यहाँ ऑप्शन देना है ना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूं हु एंड हुम, राइट। तो ये दोनों में से चूज करना है कि हु होगा या हुम होगा, ठीक है। आपको दिखाई अगर नहीं दे रहा है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, तो मैं ऊपर लिख देता हूं हु एंड हुम, ठीक है। ये दोनों में से चूज करना है, तो बताएंगे हु होगा या हुम, क्या होगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आए तो आप हमेशा हु को चूज करेंगे। टीचेस क्या है दोस्तों, वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों का दोनों क्या है, यहाँ तो ऑप्शन में दे रखा हूं, दोनों में से कोई एक ही होगा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। एंड रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव वाला होता है, सब्जेक्टिव केस वाला होता है। तो हु सब्जेक्टिव केस है, इसलिए राइट आंसर होगा हु, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मीरा हु हुम यू लव इज माई क्लासमेट। मीरा हु हुम यू लव इज माई क्लासमेट। अब पहले एक बार चेक कर लेंगे क्या रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आ रहा है क्या। तो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके तुरंत बाद वर्ब नहीं है। यू एक प्रोनाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है, तो वर्ब नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो अब दूसरा काम करेगा कि सेंटेंस में जितना सब्जेक्ट उतना वर्ब फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एंटीसीडेंट को देखते हैं, ठीक है।
तो एंटीसीडेंट को देखेंगे, एंटीसीडेंट मीरा है जो नाउन है और सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड है, इसलिए ये सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए कहीं ना कहीं वर्ब आया होगा, इसके लिए कहीं ना कहीं वर्ब आया होगा। ठीक है, अब यहाँ डिसाइड करना है कि हु होगा या होम होगा, तो वो बाद में करेंगे। अब यहाँ देखेंगे यू लव, यू लव, लव वर्ब है बट यू भी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में भी यू का प्रयोग हुआ, तो ये वर्ब है, तो इसके लिए ये वर्ब किसके लिए आ रहा है? यू के लिए आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ बचा है इज, तो इज एक वर्ब है, तो जो मीरा को तो हर हाल में एक वर्ब चाहिए, मीरा को एक वर्ब तो हर हाल में चाहिए, क्योंकि मीरा है सब्जेक्ट, तो मीरा सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको एक वर्ब चाहिए। तो चलिए इसे हम एक वर्ब मैंने दे दिया, तो इज आ गया है मीरा के लिए, लव जो है यू के लिए है, क्योंकि यू लव सब्जेक्ट है यू, तो यू के लिए भी एक वर्ब चाहिए, तो लव दे दिया है यू को। तो अब बताएंगे और भी कहीं भी वर्ब है क्या सेंटेंस में? तो सेंटेंस में अब कहीं भी वर्ब नहीं बचा, तो इसका मतलब है हु लिखना गलत होगा, क्योंकि हु के लिए कहीं भी वर्ब नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा होम। राइट आंसर होगा होम, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है, तो इसलिए हम होम लिखेंगे। राइट, सी इज द गर्ल हु होम कंप्लेन्ड अबाउट यू। अब चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों सी से स्टार्ट हो रहा है, बट इसके तुरंत बाद वर्ब आ गया ना, वर्ब आ गया, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बने हो तो प्रॉब्लम होता है ठीक एंटीसीडेंट के बाद से। तो एंटीसीडेंट कहाँ है? हु एंड हुम के ठीक पहले एंटीसीडेंट है द गर्ल, तो यहीं से आपको जज करना है, यहां से जाना है राइट साइड की ओर। ठीक है, तो यहां से इधर आपको एरर फाइंड करनी होती है, जनरली आगे गलती नहीं दी जाती है, बट एक बार आप चेक कर लोगे एग्जामिनेशन में। सी इज द गर्ल, वह वही लड़की है, एंटीसीडेंट है द गर्ल, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला वर्ड को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, तो ये एंटीसीडेंट है। तो चूंकि ये एंटीसीडेंट तो है बट ये इज के बाद आया है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई वर्ब आए। अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो आगे वर्ब मेंशन होगा, जब वर्ब मेंशन होगा तो इसे सब्जेक्ट देंगे। ठीक है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद पहले रिलेटिव प्रोनाउन को सेटिस्फाइड करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद देखते हैं क्या आया है। लीजिए, तुरंत बाद ही वर्ब आ गया है, तो मैंने बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर वर्ब आए तो हर हाल में आपको हु को चूज करना है, यानी सब्जेक्टिव केस को चूज करना है, हुम को नहीं। तो इस तरीके से भी आप लोग डिफरेंस कर सकते हैं। एंड अब देखेंगे द पर्सन, ये देखिए थोड़ा सा लेंदी है, लंबा है, यहां पर आप लोग जरूर कंफ्यूज हुए होंगे, तो चलिए अभी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। द पर्सन देखेंगे नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले वाला शब्द है, एंटीसीडेंट है, तो एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होगा, तो इसके लिए वर्ब देंगे। तो ऑफकोर्स एंटीसीडेंट ये सब्जेक्ट ही है, क्योंकि सेंटेंस का सबसे पहला शब्द है, तो ये सब्जेक्ट है, तो इसके लिए एक वर्ब कहीं ना कहीं हमें देना होगा। तो चलिए इसके लिए एक वर्ब भी देना है। एंड यहाँ हु होगा तो इसके लिए भी वर्ब होगा, और हुम होगा तो इसके लिए वर्ब नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं वी थॉट, वी क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है ना, तो इसके लिए वर्ब यही आ गया, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट हो गया, तो इसके लिए वर्ब यही आ गया है। राइट, अब यहाँ बताएंगे वाज आया है, वाज गिल्टी, तो वाज किसके लिए आया होगा? तो यहाँ पर्सन है, तो पर्सन सब्जेक्ट है, तो इसको तो एक वर्ब चाहिए ना, तो चलिए हम इसे अभी ही एक वर्ब दे देते हैं। वाज जो दे दिए हैं, वाज दे दिए हैं पर्सन के लिए। अब बात आती है कि आगे भी देख लेते हैं कि कोई और वर्ब है कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ भी वर्ब आ रहा है प्रूव्ड, सेकेंड फॉर्म में प्रूव्ड, तो यहाँ वर्ब आ रहा है, तो इसका कौन सा सब्जेक्ट होगा? वाज, वाज हो गया है दोस्तों, वाज का सब्जेक्ट पर्सन हो गया है, एंड थॉट का सब्जेक्ट वी हो गया है, प्रूव्ड का सब्जेक्ट अभी तक तो कहीं भी नहीं मिला, तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट देना है, तो होम तो लिखना गलत हो जाएगा, इसलिए होम नहीं, यहाँ राइट आंसर होगा हु, क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कितना आसानी से मिल गया दोस्तों, इसका मीनिंग ना पता चले कि किसे, जो, जिसे, इस तरीके से लोग इसका मीनिंग निकालते हैं एंड हु एंड हुम को डिसाइड करते हैं, बट ऐसा छोड़ दीजिए, मीनिंग आपको नहीं भी पता तब भी आप इसका आंसर पता कर सकते हो, केवल वर्ब को फाइंड करके एंड सब्जेक्ट को फाइंड करके। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, यू आर द बॉय अबाउट हुम आई वॉज टॉकिंग। ठीक है, तुम वही लड़का हो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, अब बताएंगे यू आर, तो यू सब्जेक्ट है, तो इसके लिए वर्ब आ चुका है। अब ये देखेंगे
द बॉय अबाउट हु एंड होम। तो ध्यान रहे, मैं पहले ही पॉइंट में याद करेंगे, मैं बता दिया हूं इसके पहले कि प्रीपोजिशन आए। अबाउट क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन आए तो प्रीपोजिशन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे ऑब्जेक्टिव केस वाला आएगा। इसमें सोचना ही नहीं, इसमें वर्ब को ढूंढना ही नहीं है। प्रीपोजिशन है तो इसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस वाला चूज करना है, तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हु। ठीक है, अब यहां देखेंगे दोस्तों, द चीफ मिनिस्टर गिव ए प्राइज टू द बॉय हुम आई हैड एवर टाउट। ठीक है, तो यहां देखेंगे द चीफ मिनिस्टर गेव है, वर्ब है। तो ये चलिए यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मैं बता दिया हूं कि कहां से आप लोग शुरुआत करोगे एरर को फाइंड करना, जहां पर रिलेटिव प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट, ठीक इसके पहले वाला एंटीसीडेंट है, यहीं से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यह ऐसे करना है, यहां से रिलेटिव प्रोनाउन से एरर देगा तो यहीं से एरर होगा, पहले नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपका काम है एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग से चेक करना। तो द चीफ मिनिस्टर गिव अ प्राइज, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चीफ मिनिस्टर ने एक प्राइज दिया, किसको दिया? टू द बॉय, उस लड़के को। किस लड़के को? whom I had ever taught, उस लड़के को जिसे मैं कभी पढ़ाया था, जिसे मैं कभी पढ़ाया था। अब यहां बात आती है कि who होगा कि whom होगा। तो जरा देख ले, इसका एंटीसीडेंट सेंटेंस का स्टार्टिंग शब्द नहीं है, यानी सब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो ये इसे हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। टू है ना, टू के बाद अगर बॉय आया है तो इसे हम सब्जेक्ट नहीं मानेंगे, इसे ऑब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो इसके लिए वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ हु लिखेंगे तो हु के लिए वर्ब आगे होगा, अगर हुम लिखेंगे तो वर्ब नहीं होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं आगे, तो देखेंगे हैड टाउट। अब इसे दो मत समझिएगा दोस्तों, हैड अलग है और टाउट अलग है, तो कहेंगे हैड टाउट जो है ये दो अलग अलग वर्ब हो गए। नहीं, ये दोनों आए हैं दोस्तों, आई के लिए ही आए हैं। ये देखेंगे, ये एक सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, ये सेंटेंस हो रहा है पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट एक्जुलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमबी थर्ड। तो वही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आई हो गया एंड एमबी, उसके बाद हैड आया है, हैड के बाद एमबी थर्ड आया है। तो ये दोनों का दोनों जो है, ये दोनों का दोनों आई के लिए आया है। ठीक है ना, तो ये दोनों का दोनों आई के लिए, टेंस के अकॉर्डिंग आई के लिए है, यानी इसका सब्जेक्ट आई हो गया है। तो कोई और हु के लिए कोई वर्ब ही नहीं बचा सेंटेंस में, तो इसका मतलब है हु का रिक्वायरमेंट नहीं है, हुम का रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? पॉइंट क्लियर है दोस्तों? तो एक दो और एग्जांपल आप लोग देख लेंगे। और दोस्तों ये आज का लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको समस्या नहीं रही होगी। अगर समस्या खत्म हो गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, द मैन whom we feared we had injured proved to be unharmed। अब यहाँ पर डिसाइड करना है कि हु होगा या whom होगा, तो चलिए पता करते हैं वही प्रोसेस से। तो सबसे पहला वाला वर्ड देखेंगे जो एंटीसीडेंट है इस रिलेटिव प्रोनाउन का, द मैन। तो द मैन दोस्तों ये एंटीसीडेंट है, लेकिन सेंटेंस का पहला सा वर्ड है, यानी नाउन ये पहला है, तो ये हर हाल में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट है तो इसको एक वर्ब देना होगा, यानी द मैन के लिए एक कोई ना कोई वर्ब आई होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अब ये दोनों को बाद में डिसाइड करेंगे, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों में से कौन होगा ये बाद में डिसाइड करेंगे। अभी देख लेते हैं कि वी एक सब्जेक्ट है, तो मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट है तो इसके लिए कोई ना कोई वर्ब आया होगा। तो फियर्ड भी वर्ब है सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, तो ये आया है दोस्तों इसके लिए, बी फियर्ड के लिए आया है, फियर्ड का सब्जेक्ट बी हो गया। अब दोस्तों यहाँ फिर से बी आ गया है जो सब्जेक्ट है, तो इसके लिए भी वर्ब आया होगा। तो यहाँ हैड एंड इंजर्ड ये दोनों का दोनों आया है, बी के लिए आया है। क्यों आया है दोनों का दोनों? क्योंकि याद करेंगे दोस्तों ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैड और एमबी थर्ड, इंजर्ड एमबी थर्ड है, तो ये स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड प्लस एमबी थर्ड। तो ये हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा सा आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, कि कौन सा एक्जुलरी वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों कंबाइन रूप से किस सब्जेक्ट के लिए आ रहे हैं, तो इसका ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ बी जो है, तो बी के लिए कोई एक वर्ब नहीं समझेंगे, हेड को केवल नहीं समझेंगे, दोनों को समझेंगे, क्योंकि ये टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। तो ये तो हो गया फियर्ड बी के लिए, हैड इंजर्ड बी के लिए। मैन को अभी देना बाकी है एक वर्ब, तो देखेंगे प्रूव्ड एक वर्ब है जो सेकेंड फॉर्म में है, प्रूव का सेकेंड फॉर्म प्रूव्ड। तो ये वर्ब टू है, तो हमें पता है कि मैन को एक वर्ब देना है, तो चलिए ऐसा करते हैं,
इसको हम एक वर्ब दे दिए, प्रूव्ड जो है मैन के लिए आ गया। अब बात आती है कि हु होगा तो इसके लिए वर्ब आया होगा, तो अगर हु नहीं होगा, हुम होगा, तो इसके लिए वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चेक करते हैं कि वर्ब है कि नहीं। तो टू बी अनहार्म्ड, अब कहीं भी वर्ब नहीं है। अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे अनहार्म्ड ये भी मेन वर्ब का काम कर रहा है दोस्तों, तो ये मेन वर्ब